अच्छा करें, आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे चैनल्स पे लगातार लोग कंसर्न हो रहे हैं सुशांत सिंह केस के बारे में और कह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट क्यों डिले कर रहा है, क्यों नहीं सीबीआई को दे रहा है इतनी जल्दी, इतना टाइम गुजर गया है तो आखिर सबूत नष्ट हो रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं कहीं बायस हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इन लोगों ने अपनी सेटिंग कर ली हो। गलत। मैं आपको पूरा विवेचन देने वाला हूं, बहुत ही सटीक, जितना भी अभी तक आपने देखा होगा तो उसमें तरह तरह के आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे। मैं जो आपको दे रहा हूं टू दी पॉइंट दे रहा हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना समय क्यों लग रहा है और क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट भी बायस हो गया है। तो जस्ट बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें अगर मैं पूरे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा तो आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी एक संवैधानिक बॉडी है और हमारा संविधान सर्वोपरि है। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने स्वीकार किया था, भारत के लोगों ने स्वीकार किया था। जो संविधान सभा थी उसने 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया था और उस दिन था मार्गशीर्ष का महीना नवंबर है और सप्तमी था और उसमें भी जिसको आप कहते हो शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। उस दिन इसको विक्रम संवत अगर देखें तो 2006 थी। इतना हमने क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि संविधान जो है वो सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें एक बॉडी। तो अब क्या हुआ कि संविधान जो है वो बनाया कि हमारा देश इसके अधीन चलेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा अगर हमें कंसल्ट करना, अगर कोई कंफ्यूजन हो कैसे चलानी है सत्ता, कैसे सरकार चलानी है, तो अगर कभी कोई कंफ्यूजन आएगा तो उसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट्स करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी अपेक्स बॉडी हो गई। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि इसमें चूंकि हमारे राज्य भी हैं तो राज्यों से मिलकर केंद्र सरकार बनी है। अब अगर राज्य है तो राज्यों को भी अधिकार देने थे, तो केंद्र को भी अधिकार देने थे। तो कई ऐसे थे कि अब ये किसको दिए जाए तो उसमें पता नहीं था कि किसको दें, क्योंकि वो दोनों का इंटरेस्ट शामिल था, राज्यों का भी और केंद्र का भी। तो क्या किया गया? तो फिर यह किया गया कि 3 तरह की सूचियां बनाई गई, 3 तरह की सूचियां। और कैसी वो सूचियां थी जरा ध्यान से देखो। पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं और तुरंत 1 मिनट के बाद आगे बढ़ता हूं। हमारे संविधान में सबसे पहले भाग हैं, सेक्शंस जिनको आप कहते हो, भाग 1, भाग 2 में ये, भाग 3 में ये, भाग 4 में ये है, इस तरह से वर्णन किया गया। तो सबसे पहले भाग 11 हमें कंसल्ट करना पड़ेगा, 11th। उसके बाद इसमें है जिनको आप कहते हो अनुसूचियां। अब अनुसूचियां क्या है? पहली अनुसूची में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में, इस तरह से अनुसूचियां विभाजित कर दी गई। तो अगर हम देखेंगे तो 7th अनुसूची हमें देखनी पड़ेगी। और फिर अनुच्छेद हैं, जो सबसे छोटी यूनिट हम कह सकते हैं वो अनुच्छेद हैं, तो हमें अनुच्छेद देखने पड़ेंगे। तो क्या हुआ? अब हम तीनों चीजें आपको एक जगह बता देते हैं। 11वां भाग संविधान का 11th, 7th अनुसूची अनेक्स्चर और 245 से लेकर 293 अनुच्छेद तक तीनों चीजें हो गई। भाग 11, अनुसूची 7th और 245 से 293 के बीच में पूरा का पूरा जो हमने बताया अभी आपको सूचियां वो शामिल है। केंद्र राज्य के संबंध के नाम से ये पूरे आपको अनुच्छेद वहां मिल जाएंगे। 245 में बताया गया है कि केंद्र, राज्य और संवर्ती 3 तरह की सूचियां होंगी। क्या क्या होंगी? बहुत फास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। केंद्र में क्या होगा कि केंद्र में वो जैसे आपका इंटरनेशनल जितने भी मुद्दे हैं या बाउंड्रीज को चेंज करने का, राज्यों की बाउंड्री चेंज करने का, इंटरनेशनल बाउंड्री से संबंधित है, या फिर ऐसा जैसे हमारा नेशनल जो दूरसंचार है तो ये सब केंद्र सरकार करेगी, या फिर हमारी रक्षा है, इस तरह के महत्वपूर्ण विषय केंद्र सूची में कर दिए। सबसे ज्यादा विषय इसी सूची में है। उसके बाद राज्य सूची आती है। तो राज्य सूची में वो है जैसे राज्य से संबंधित विषय हैं, जैसे शिक्षा है, कानून व्यवस्था है, इस तरह के मुद्दे वो राज्य सूची में, तो राज्य सरकार करेगी। तो राज्य जो हम वोट देते हैं वो लोग उसको करेंगे। और तीसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसका मतलब हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उस पर काम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि अगर
कोई पर्टिकुलर विषय है जिस पर मान लीजिए कहीं पर कन्फ्रंटेशन हुआ राज्य और केंद्र सरकार में, तो जो केंद्र सरकार कहेगी वो माना जाएगा, अधिमान्यता केंद्र सरकार की होगी। इसी तरह से ये जो 3 हमने सूचियां बताई, इसके अलग अगर कोई विषय आता है तो उस विषय पर भी केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो आप समझ गए, 3 तरह की सूचियां हो गई। अब आगे देखिए इस केस में क्या हो रहा है। अब इस केस में यह हो रहा है कि यह हमारा मुंबई में केस हुआ, कानून व्यवस्था किसका है? राज्य सरकार का है। इधर बिहार में भी एफआईआर करा दी, तो बिहार भी राज्य सरकार हुआ, वो भी राज्य है, वो भी राज्य है। अब चूंकि हमारा इसके लिए सीआरपीसी, आईपीसी ये भी काम करती हैं, जो कि हमारी दंड संहिताएं हैं, तो अब यह है कि इनके आधार पर इसको भी हमें ट्रांसलेट करना है, मीन सुप्रीम कोर्ट इन्हें भी ट्रांसलेट करेगा। फिर इसके अलावा जो 3 सूचियां बताई हैं इनको भी ट्रांसलेट करेगा। अब ये 3 सूचियां, इनके बारे में ध्यान से सुन लीजिए। इसमें व्यवस्था यह है कि जिस राज्य का केस है वो राज्य अपनी संस्तुति करेगा कि इसमें सीबीआई हो जानी चाहिए। अगर करेगा तो केंद्र सरकार उसको डिटो कर देगा और काम खत्म हो जाएगा। पर यहां पर क्या है, यहां पर हुआ है मुंबई में, इसका मतलब महाराष्ट्र में उस सरकार ने केंद्र सरकार को कोई भी रिकमेंड नहीं किया है, बिहार सरकार ने रिकमेंड किया है। अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि अगर बिहार सरकार की संस्तुति को मान लिया जाए तो कल क्या होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स बॉडी है और उसका हर तरह का जजमेंट एक मानदंड बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है पूरी न्याय व्यवस्था के लिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही कोई जजमेंट देता है तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसी का परिपालन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी आगे जो आदेश आते हैं उनमें भी उनका रेफरेंस दिया जाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब अगर मान लीजिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट जल्दी करके या भावनावश ऐसा करे कि ठीक है हम सीबीआई करते हैं, तो आगे के लिए यह बहुत बड़ा एक उदाहरण बन जाएगा और हर राज्य यही करेगा कि किसी राज्य में हुआ कोई अपराध अपने राज्य में एफआईआर करा लेगा और संस्तुति भेज दिया, और जब नहीं अगर मानेगी केंद्र सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस वाले जजमेंट को परपेक्ष में रखेगा, कहेगा ये हमारा ही तो जजमेंट था, तो अपने जजमेंट को काउंटर नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपके दिमाग में बातें चल रही है ना, उसके पीछे संविधान है, ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट एक एक पॉइंट को जांच रहा है कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक राज्य में अपराध हुआ है तो दूसरा राज्य इस तरह से कर सकता है क्या। पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि उसका एक एक निर्णय पूरा मानदंड बन जाता है हमारी न्याय व्यवस्था के लिए, और वो संविधान को परिभाषित, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल संविधान के परिप्रेक्ष्य में उसका ट्रांसलेशन करता है कि उसमें क्या दिया गया है। अब उसमें जो दिया गया है उसी के अनुसार आईपीसी और सीआरपीसी निर्मित। अब अगर उससे अलग उसने कोई जजमेंट दे दिया तो आगे के लिए वो क्या बन जाएगा, एक सबके लिए उदाहरण बन जाएगा और हर राज्य ऐसा करना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से जजमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भविष्य के लिए एक मुसीबत का कारण बन सकता है। राज्यों में कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगा, राज्य कहेंगे वहां पर आपने ये अप्लाई किया तो इस केस में आप क्यों नहीं अप्लाई करोगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मुंबई से पूरी की पूरी मंगाई है इंक्वायरी। आपने प्रोसीडिंग क्या किया अभी तक वो बताइए। अब उनकी गंभीरता से जांच कर रहा होगा सुप्रीम कोर्ट, अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा उसकी जांच कर रहा होगा। अगर उसमें कमियां आई, अगर वो जो इन्होंने प्रोसीडिंग किया, जो इंक्वायरी अभी तक किया, अगर उसमें कमी हुई तो यस सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा कि हां आपके द्वारा की गई इन कार्यवाहियों में कमी है और इसलिए हम अपनी देखरेख में सीबीआई इंक्वायरी गठित कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह सही होगा। अब अगर उनकी इंक्वायरी मान लीजिए प्रोसीडिंग ठीक निकली, उन्होंने पूरी तरह आईपीसी सीआरपीसी के जितने भी हैं उन सब नियमों का पालन किया होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट यह सीबीआई को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केवल यह कह देना कि अरे सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, यह गलत है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, संविधान का उसको ट्रांसलेशन करना पड़ता है और उसी आधार पे वो जजमेंट देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सोशल मीडिया पे जगह जगह पर हर जगह लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे भी कई लोग उंगली उठाने लगते हैं। गलत है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से काम करता है और वो संविधान का पूरी तरह से
ट्रांसलेशन करता है, उसको देखता है कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए और आगे के लिए भी ध्यान रखता है कि आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जजमेंट ही मुसीबत बन जाए, ये बोन ऑफ कंटेंशन बन जाए। क्योंकि आज तो एक मुद्दा हो गया, ऐसे भविष्य में तो रोज मुद्दे उठते हैं, रोज एक ऐसा कंट्रोवर्सी होगा और दूसरा रात जिक्र लेगा एफआईआर और कहेगा कि इसकी एफआईआर कराओ। हर केस व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सुशांत सिंह का केस आज हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। कल को किसी और का केस, उसका परिवार के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसके लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मन में दुर्विचार मत लाइए, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है पूरा संविधान के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, वो हमारी अपेक्स बॉडी है और वही ऐसी बॉडी है जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए पूरी तरह से। ये सीबीआई इंक्वायरी करती कि नहीं करती, ये डिपेंड करेगा कि मुंबई ने किस तरह से प्रोसीड किया है, कैसे उसने पूरी कार्रवाई अभी तक निष्पादित की है। तो हमें वेट करना चाहिए और मुझे लगता है जिस तरह से कार्रवाई हुई है मुंबई में, पक्का मानिए ये केस सीबीआई को ही जाएगा, क्योंकि उसमें कई लूप होल्स हैं जैसा कि दिखाया जा रहा है। हम और आप अभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या किया। हो सकता है उन्होंने सब कुछ अपने जो है पैरामीटर्स पूरे किए हो, जो कि नहीं दिख रहा है, पक्का है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सीबीआई की इंक्वायरी सेट करेगा, लेकिन उसके पहले वो कानूनी रूप से सुदृढ़ कर लेगा सब कुछ कि भविष्य में ऐसा ना हो कि क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे बना के, जिससे कि कल को कोई आए तो सुप्रीम कोर्ट भी बता सकता है नहीं उस समय यह केस था इसलिए ऐसा किया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, हमें उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए। और अगर हम हर इंस्टीट्यूशन पे उंगली ही उठाते रहेंगे, उसकी कार्यप्रणाली को ही क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे, तो कोई तो बचेगा जो न्याय देगा। तो इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह से मत मानिए कि वहां कोई पक्षपात हो सकता है। डिले हो रहा है, वो एक कानूनी मुद्दा है, वो होना भी चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आएंगी कि जिनको निपटाना मुश्किल होगा, क्योंकि संविधान में उनका विवेचन अलग तरह से होगा, जजमेंट अलग तरह से होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन होंगे और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा हमने आपको इसीलिए पूरा वीडियो दिया कि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, क्यों नहीं हो पा रहा है जल्दी, वो आपके दूर हो जाए। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ऐसा नहीं है कि निरंकुश रूप से अपनी तरह से दे दे, बिल्कुल नहीं। उसको पूरा का पूरा प्रोविजन देना होता है, संविधान का पूरा उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, यह कारण है, इस वजह से ऐसा हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर महत्वपूर्ण मैं आपको देने वाला हूं किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से हृदय से नमन, नमस्कार।